देखो धारा 111 अपन अब बेरट से पढ़ेंगे। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, और ऑफेंडर कैसा है? सिंडिकेट, संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य, या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, उसकी तरफ से, किसके? सिंडिकेट के संघ की ओर से, एकल रूप से या संयुक्त रूप से, या तो अकेला या संयुक्त रूप से, सामान्य मति से, सामान्य मति यानी एक जैसे दिमाग से, एक जैसी बुद्धि से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें विपणन, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संपदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध करना, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार करना, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी शामिल है, प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। तो संगठित अपराध होते कौन से हैं? जो कुछ लोगों के समूह द्वारा गठित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑफेंडर होते हैं वो स्वयं कोई अपराध नहीं कर रहा है अकेले व्यक्तिगत हित के लिए, ये किसके हित के लिए काम करते हैं? संगठन के हित के लिए, समूह के हित के लिए। अब वो ऑफेंस कौन कौन से घटित कर सकते हैं? इनमें से कोई भी कर सकते हैं, या तो व्यापारण का अपराध किया उनने मिलके, डकैती का किया हो, यान चोरी का किया हो, उद्यापन का किया हो, भूमि हत्याने का हो, संपदा पर हत्या करते हैं किसी की, आर्थिक अपराध करते हैं कोई समूह के रूप में, साइबर अपराध करते हैं, या व्यक्तियों या औषधियों से संबंधित कोई अन्य ऑफेंस करते हैं, हथियारों का से संबंधित सप्लाई करते हैं, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, फिरौती के लिए कोई काम करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, निरंतर इन्हीं गतिविधियों में शामिल रहते हैं ऐसे ऑफेंडर। अब इसका स्पष्टीकरण पर आ जाओ। इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट का क्या अर्थ है न बताया। संगठित अपराध सिंडिकेट क्या होता है? दो या अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है, एक व्यक्ति नहीं होता, कम से कम दो या उससे ज्यादा होने चाहिए, जो एक सिंडिकेट का मतलब यह मान लो एक समूह, गिरोह, गैंग, कुछ भी मान लो, एक समूह या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत यानी कंटिन्यू विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। ठीक है, आतंक अपराधी टाइप के होते हैं, इनका एक गैंग होती है, ग्रुप होती है, वो ग्रुप के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते रहते हैं। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की डेफिनेशन दी है स्पष्टीकरण 2 में। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया ऐसा कोई कार्य जो 3 साल या उससे अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध होना चाहिए। तो ये कौन से ऑफेंस कर रहे हैं? 3 साल या उससे ज्यादा के, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो एकल या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिनके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए द्वारा किया गया और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध में संज्ञान ले लिया हो, और जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हो सकते हैं। अब एक गिरोह के सदस्य कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। और ये सदस्य क्या है? पिछले अपन देखें इनका रिकॉर्ड उठा के, तो पिछले 10 साल के अंदर इनके खिलाफ 2 चार्जशीट कोर्ट में पुटअप हो गई हो, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया हो। वो चार्जशीट भी ऐसे अपराधों की होनी चाहिए जिनमें 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो गया क्लियर। आर्थिक अपराध भी शामिल है, इन्होंने ये बताया था। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में आर्थिक ऑफेंस भी ये ग्रुप में मिलके कर सकते हैं। आर्थिक अपराध क्या होते हैं? आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यास भंग का ऑफेंस आता है, कूट रचना का अपराध आता है, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला से संबंधित संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर कपट करने के लिए कोई फ्रॉड स्कीम चलाना, या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में कोई कृत्य करना। तो आर्थिक अपराध का जो पैरामीटर दिया है इसमें और भी ऑफेंस शामिल हो सकते हैं आर्थिक अपराध से संबंधित। इनने कुछ एग्जांपल देके बता दिए, ऐसे न्यास भंग का है, कूट रचना है, करेंसी नोट है, हवाला है, पहले हवाले से संबंधित अलग कानून चलते थे जो इसी में इंक्लूड कर लिए, सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण के ऑफेंस हैं, या किसी भी प्रारूप में धनीय फायदा भी प्राप्त करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन और बड़ी हो गई। उपधारा 2 पे आ जाओ।
जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ये पनिशमेंट महत्वपूर्ण है। संगठित अपराध घटित करने के दौरान सिंडिकेट के सदस्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दें तो सजा मिलेगी आपको, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और जुर्माना कैसा होगा? 10 लाख से कम का नहीं होगा। महत्वपूर्ण है इसका दंड। अब मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपराध घटित हो जाए, मृत्यु के लिए तो पढ़ना पड़ लिया पनिशमेंट, इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो ऐसी अवधि के कारावास से दंड नहीं होगा जो 5 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो 5 लाख से कम नहीं होगा। तो सजा मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम आजीवन कारावास है, जुर्माना न्यूनतम है 5 साल, 5 लाख। ठीक है। उपधारा 3 पे जाओ। जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, इसी में पनिशेबल है, प्रयत्न या षड्यंत्र करता है या जानते हुए कारित किए जाना आसान बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित रहता है, वे ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 साल से कम की नहीं होगी, आजीवन तक हो सकेगी। ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। तो दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र या प्रारंभिक स्टार्टिंग में भी अगर आप जुड़े रहे हो तो भी आपको सजा मिलेगी। न्यूनतम सजा है 5 साल, मैक्सिमम आजीवन, न्यूनतम जुर्माना 5 लाख, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चौथे पॉइंट पे जाओ, चौथी उपधारा पे। कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, यानी सदस्य होने मात्र पर सजा है इसमें, जैसे अपन विधि विरुद्ध जमात का सदस्य पढ़ते थे ना, ऐसी इसमें भी है। तो कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 5 से कम की नहीं होगी, आजीवन तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। सदस्य वाला महत्वपूर्ण है। चौथी उपधारा पे आईएमपी लिख लेना और एक पहले वाले पनिशमेंट पे लिख लेना जो मृत्यु वाला दिया है। सिंडिकेट के सदस्य द्वारा आपराधिक कृत्य घटित करते समय किसी की मृत्यु हो जाए, वो वाला। उपधारा 5, जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है साक्ष्य पूर्वक संशय देगा। ठीक है। आप संगठित अपराध करने वाले ऑफेंडरों को छुपाते हो, मदद करते हो, कोई पेय देते हो, वाहन देते हो, साधन देते हो, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडी होगा जो 3 साल से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। तो संशय देने पर कितनी सजा है? 3 से कम नहीं है, आजीवन हो जाएगी, और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। परंतु यह उपधारा उस दिशा में लागू नहीं होगी जिसमें संशय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया, उनको नहीं देंगे सजा। पति पत्नी के सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनको तो मदद कर छुपाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो अपवाद है इसका। संशय का इसी का अपवाद नहीं है, पूरे ही आईपीसी में संशय जहां भी आया हो सब में अपवाद है। पति या पत्नी द्वारा किया गया संशय अपराध नहीं माना जाता। उपधारा 6, जो कोई संगठित अपराध किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों यानी उससे प्राप्त होने वाले लाभ, व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है। अब किसी ने संगठित अपराध के सदस्य ने या संगठित अपराध के ग्रोह ने अपराध के अर्जन से कोई संपत्ति खरीदी है, तब कितनी सजा मिलेगी? 3 साल से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन तक की हो सकेगी, और जुर्माना होगा जो 2 लाख से कम का नहीं होगा। वो संपत्ति भी सीज हो जाएगी। 7वीं उपधारा पढ़ो इसकी। यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसी चल या अचल संपत्ति को कब्जे में रखता है, और कब्जा रखने वाला व्यक्ति क्या है? संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य, और जिसका वह समाधान पत्र लेखा नहीं दे पा रहा है, ये नहीं बता पा रहा है कि ये संपत्ति कहां से अर्जित की है, और उसका कोई सदस्य पकड़ा हो गया, तो उसको सजा मिलेगी 3 साल से कम की नहीं होगी, 10 साल तक की हो सकेगी। ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो 1 लाख से कम का नहीं होगा। धारा 111 के अधीन अपराध संज्ञेय या जमानती है, राजीनामा नहीं होता और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। अब चलो मैं इसको बढ़िया डेस्क्राइब करके तुमको अच्छे से नोट्स बना के लाया हूं, पूरी प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि ये संगठित अपराध जोड़ा क्यों, आया कहां से, और इसकी क्या यूटिलिटी है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 का आगमन भारतीय आपराधिक न्याय शास्त्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में चिन्हित किया गया।
इस विधायी परिवर्तन का केंद्र बिंदु आधुनिक और जटिल अपराधों को संबोधित करना है। तो ये आधुनिक और जटिल अपराधी है जो संगठित अपराध पढ़ रहे हैं, जिसमें संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक विशिष्ट अपराध के रूप में शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है ये सेक्शन। पूर्ववर्ती आईपीसी के ढांचे में संगठित अपराध की कोई एकीकृत परिभाषा उपलब्ध नहीं थी। पहले की आईपीसी में कोई नहीं था प्रोविजन। इसके बजाय क्या होता था, सिंडिकेट द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को बिखरी हुई धाराओं जैसे कि ठगी, ठीक है वो पढ़ते ना मैं ठगी वाले सेक्शन, पीछे 410 थी, कौन सी थी पिछले वाले, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से निपटाया जाता था। ऑफेंस तो पहले भी होते होंगे, लेकिन किन सेक्शन में निपटाने पड़ते थे उनको, या तो ठगी में ले जाते थे, डकैती में, या आपराधिक षड्यंत्र में। धारा 111 का समावेश न केवल एक कानूनी शून्यता को भरता है, बल्कि यह राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था को संगठित अपराध ग्रोहों के चंगुल से बचाने के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ढांचा भी प्रदान करता है। अब अपन देखेंगे संगठित अपराध की विधिक उत्पत्ति और राष्ट्रीय आवश्यकता को। भारत में संगठित अपराध के विरुद्ध कानून का विकास क्षेत्रीय स्तर पर शुरू हुआ था। महाराष्ट्र ने 1999 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका, जो महाराष्ट्र में चलता था, पेश किया, जिसने आपराधिक उद्यमों की अवधारणाओं को भारतीय कानून में पहली बार मजबूती से स्थापित किया। ये गैंगवार वगैरह सब महाराष्ट्र में होती थी। इसके बाद कर्नाटक का आया ककोका, फिर आया गुजरात का। गुजरात ने भी इसी तरह के कानून अपनाए। हालांकि एक केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय सिंडिकेट अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी गतिविधियों को स्थानांतरित करके कानूनी खामियों का लाभ उठाते थे, क्योंकि कानून तो तीन ही जगह चल रहे थे, मकोका, एक कर्नाटक वाला, एक गुजरात वाला। अब वो क्या थे, सिंडिकेट के जो सदस्य थे वो वहां से क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ खरीद लेते होंगे। अब उनका क्या हो, क्योंकि यहाँ तो ये कानून चल ही नहीं राष्ट्रव्यापी स्तर पर, तो वो बच निकलते थे। इसलिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने की जरूरत पड़ी और संगठित अपराध को भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 अब इस समस्या का एक राष्ट्रीय समाधान प्रस्तुत करती है, जो पूरे देश में संगठित अपराध की एक समान परिभाषा और दंड प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। यह धारा विशेष रूप से उन सिंडिकेटों को लक्षित करती है जो हिंसा, धमकी और भ्रष्टाचार के माध्यम से वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय लाभ प्राप्त करना या कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना। अब धारा 111 अब अपन देखते हैं कानून के हिसाब से, इसमें जो परिभाषा दी है उसके हिसाब से। धारा 111 एक विधिक परिभाषा और अनिवार्य घटक संगठित अपराध। यह धारा संगठित अपराध को एक व्यापक और समावेशी तरीके से परिभाषित करती है। इस खंड के अनुसार संगठित अपराध का अर्थ किसी भी ऐसी निरंतर अवैध गतिविधि, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी से, तो स्टार्टिंग यहीं से देखनी है, महत्वपूर्ण शब्द है इसका, निरंतर अवैध गतिविधि, जिसमें अपहरण, डकैती, कौन कौन से ऑफेंस शामिल हैं, अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, जमीन हड़पना, सुपारी लेकर हत्या करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, गंभीर साइबर अपराध और व्यक्तियों, दवाओं या हथियारों की तस्करी भी शामिल है। यह परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि अपराध केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीकी और वित्तीय हेरफेर को भी शामिल किया गया। ठीक है, शारीरिक हिंसा के अलावा अन्य चीजें भी शामिल है, इसमें वित्तीय हेरफेर भी शामिल है। विधिक रूप से संगठित अपराध माने जाने के लिए निम्नलिखित चार तथ्यों का एक साथ होना अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए समझ लो। संगठित अपराध सिंडिकेट की उपस्थिति, पहली कंडीशन। अपराध किसी भी ऐसे समूह द्वारा किए जाना चाहिए जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो। सबसे पहला आवश्यक तत्व, संगठित अपराध ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिसमें समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है, निरंतर अवैध गतिविधि का प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य चाहिए ये वाला। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, दो या दो से अधिक व्यक्ति संगठित अपराध के सदस्य, इतने से कुछ नहीं होने वाला, ये सदस्य निरंतर अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी तत्व, टेक्निकल, जिसको प्रूव करना महत्वपूर्ण है। किसको, प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन को।
इसके लिए पिछले 10 वर्षों के भीतर कम से कम 2 ऐसे आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल होने चाहिए जिन पर सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, तो ही लगेगी ये धारा, अन्यथा नहीं लगेगी। इसके अलावा भी ये 2 चार्जशीट के बाद भी अब अपन आगे की चीज बात करें तो अगली चार्जशीट आ रही है, तो उस अभियोग पत्र में ये बताना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि ये निरंतर अवैध गतिविधि में शामिल रहे हैं, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है इसका, आवश्यक तत्व, अवैध साधनों का उपयोग किया उन लोगों द्वारा, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा। इसमें इनने क्या 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 काम किए हैं, हिंसा, हिंसा की धमकी दी हो, डराना धमकाना, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या अन्य अवैध साधनों का सहारा लिया जाना चाहिए, ये अवैध साधन होंगे। अगला महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है भौतिक या वित्तीय लाभ का उद्देश्य होना चाहिए ऐसे संगठित अपराध सिंडिकेट का। ये संगठित अपराध सिंडिकेट किस उद्देश्य से कार्य करती है ये भी पता होना चाहिए, तब तुम गहराई से उसको समझ पाओगे। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करना। इस समूह का सिंडिकेट का मुख्य लक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भौतिक लाभ या वित्तीय लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ ये समूह बनना चाहिए। अपराध तो अपन ने पढ़ी लिया, डकैती है, विपरण है, आर्थिक ऑफेंस है, हवाला ववाला, कई सारे एग्जाम्पल थे, और भी अन्य भी शामिल हो सकते हैं। अब एक शब्द आया निरंतर अवैध गतिविधि। ये निरंतर अवैध गतिविधि जो इसका वर्ड है, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, ये इस पूरी धारा का आधार से लाए, इसके बिना ये धारा अधूरी है, रीढ़ की हड्डी मान लो। धारा 111 के स्पष्टीकरण 2 के तहत निरंतर अवैध गतिविधि की परिभाषा ही इस धारा को सामान्य आपराधिक धाराओं से अलग बनाती है, नहीं तो और एक जैसी लगेंगी। आईपीसी में ऐसे कई सारे ऑफेंस हैंगे, फिर अपन अंतर कैसे निकालेंगे कि साहब ये वाली लगेगी कि ये वाली लगेगी, कि अपन आपराधिक षड्यंत्र में ले लें कि डकैती में ले लें या विपरण अपहरण में ले लें या अन्य कई सारे कानून होंगे किस में ले लें। तो अपन को 111 में लेने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों की जो समूह है, जो संघ है, वो भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है कि नहीं रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह खंड यह सुनिश्चित करता है कि कानून का उपयोग केवल आदतन और व्यवस्थित अपराधियों के खिलाफ किया जाए। तो ये किन अपराधियों के लिए व्यवस्था की गई है, आदतन और व्यवस्थित अपराध, जो व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, ना कि किसी एक बार अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ। एक बार अपराध किया तो नहीं लगेगी 111, ठीक है। ये निरंतर रूप से आदतन अपराधी है, ठीक है। इनका उद्देश्य वही है, भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करना। एक समूह के रूप में ये लोग मिलकर काम करते हैं, एक गैंग होती है, ठीक है। एक संघ बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके घटक पढ़ेंगे अपन क्या क्या होते हैं, विधिक विवरण देखेंगे और शर्तें देखेंगे, इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अपराध की प्रकृति देखेंगे सबसे पहले। यह कानून द्वारा प्रतिबंधित एक संज्ञेय कॉग्निजेबल अपराध होना चाहिए, ठीक है। संज्ञेय अपराधी होना चाहिए, नहीं तुम असंज्ञेय में पहुंच जाओ। सजा की अवधि संगठित अपराध के लिए कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का प्रावधान होना चाहिए। जो 10 साल में 2 चार्जशीट आ रही हैं, तो कम से कम वो 2 चार्जशीट ऐसी हो जिनमें 3 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान, नहीं तो उनमें अगर एक एक डेढ़ का हुआ ना तो नहीं लगेगी ये, ठीक है। आरोप पत्रों की संख्या, तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट, पिछले 10 वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम 2 आरोप पत्र न्यायालय में दायर किए गए होने चाहिए जिन पर न्यायालय ने संज्ञान लिया। अब अपन देखेंगे इनके कार्य करने का तरीका क्या होता है। यह गतिविधि सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से की जानी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए उनका काम। वो तो सिंडिकेट के सदस्य के रूप में उसके उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। अपन न्यायिक व्याख्याओं को देखते हैं इसके ऊपर। विशेष रूप से केरल हाईकोर्ट के हालिया दृष्टिकोण के अनुसार निरंतर शब्द यह इंगित करता है कि अपराधी का एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की है कि कैसे व्यक्तियों को, कैसे ऑफेंडरों को इसमें अपन लेंगे। तो निरंतर शब्द का मतलब क्या है, एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इनका।
जो यह साबित करे कि वह समाज के लिए एक स्थायी खतरा है। 10 वर्ष की समय सीमा और 2 आरोप पत्रों की शर्त पुलिस के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। फिल्टर कैसा लग रहा है, तभी तो पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन से को लेना है हमें संगठित अपराध में। नहीं, किसी ने पहली बार अपराध किया है, उनने लगा दी 111, तो उनको ये देखने की जरूरत है कि पिछले 10 साल में 2 चार्जशीट पुटअप हुई हो जिन पर न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, वो 2 चार्जशीट भी ऐसी हो कम से कम जिनमें 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, और अपराध कैसे हो, संज्ञेय, ताकि वे इस धारा का प्रयोग गंभीर और संगठित नेटवर्क को तोड़ने के लिए करें। ठीक है, केवल चार्जशीट पुटअप हो गई, हो गया यहाँ तक क्लियर। ठीक है, कोई डाउट ना रह जाए। मैं अच्छा पूरा तुम्हें सरल भाषा में पूरा मैटर बना के लाया हूँ, हर दृष्टिकोण से बना के लाया हूँ, कि ये नहीं कि साहब नई नई पहली बार ही बीएनएस आई है तो ये संगठित अपराध कठिन लगा हमें। कठिन कुछ नहीं है। संगठित अपराध सिंडिकेट और इसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे अपन। स्पष्टीकरण 1 निकाल लो, इसका स्पष्टीकरण 1 दिया हुआ ना, अब मैं स्पष्टीकरणों को समझा दूंगा तुम्हें। स्पष्टीकरण 1 के तहत संगठित अपराध सिंडिकेट को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया। तो संगठित अपराध सिंडिकेट में कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 2, इससे ज्यादा कितने भी, जो अकेले या सामूहिक रूप से काम कैसे कर रहे हैं? अकेले या सामूहिक रूप से एक गिरोह या माफिया के रूप में कार्य करते हैं। काम गिरोह के लिए करते हैं वो। विधिक रूप से सिंडिकेट शब्द एक ऐसी संरचना को दर्शाता है जो एक अवैध व्यवसाय की तरह कार्य करती है। ये लोग कैसा करते हैं? अवैध व्यवसाय टाइप का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, हो गया क्लियर? संगठित अपराध सिंडिकेट फर्स्ट स्पष्टीकरण समझ में आ गया अच्छे से। सिंडिकेट की कार्य प्रणाली में विभिन्न भूमिकाएं शामिल हो सकती हैं जिन्हें धारा 111 लक्षित करती है। अब ये गैंग तो बना दी अपन ने, इसमें एक मुख्य संचालक भी तो होता होगा, मास्टरमाइंड। तो मुख्य संचालक क्या होता है? जो अपराध की योजना बनाते हैं और सिंडिकेट का नेतृत्व करते हैं, मास्टर प्लान तैयार करता है ये। ठीक है, तो ये नेतृत्व करता है, बाकी के जो गुर्गे होते हैं वो ऑफेंस करते हैं। सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर, इसमें एक सुविधा प्रदाता भी होता है, अपन पढ़ते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे इनका भी होता है सुविधा प्रदाता, इसको जो बोलते हैं फैसिलिटेटर। ये काम क्या करता है इसके लिए? जो हथियारों की आपूर्ति करते हैं गैंग के लिए, रसद प्रदान करते हैं, पैसा पहुंचाते हैं, या सूचनाएं जुटाते हैं कि फलानी जगह ऑफेंस करने जाना है। ठीक है, इस तरह से काम करती है। तो इनके फैसिलिटेटर काम करते हैं नीचे। एक वित्तीय प्रबंधक भी होता है इनके यहाँ। वित्तीय प्रबंधक जो सिंडिकेट के अवैध धन का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और उसे वैध बनाने का प्रयास करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाले ऑफेंस भी आ जाएंगे इसमें। काले धन को सफेद धन में ट्रांसफर। ठीक है, इस तरह से काम करती हैं। शरण देने वाले, एक संसर्ग पड़ा था पन्ना वर्ड, जो अपराधियों को पुलिस से छिपाने में मदद करते हैं। तो इनकी बड़ी टेना होती है, पूरे मैनेजमेंट के साथ चलती है। एक मुख्य संचालक होता है, कुछ सुविधा प्रदाता होते हैं, कुछ वित्तीय प्रबंधन को देखते हैं, कुछ शरण देने वाले होते हैं। हो गया क्लियर? बीएनएस की धारा 111 की उपधारा 4 के तहत निकालो उपधारा 4। बीएनएस की धारा 111 की उपधारा 4 के तहत केवल सिंडिकेट का सदस्य होना ही अपने आप में एक गंभीर दंडनीय अपराध है। केवल सदस्य होने से ही, भले ही ऑफेंस घटित हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, भले ही वह सदस्य किसी विशिष्ट हिंसक कृत्य में सीधे शामिल ना हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो, यह प्रावधान सिंडिकेट की पूरी श्रृंखला को नष्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया। उन्होंने कहा ये सदस्य को भी नहीं छोड़ेंगे, ये कोई बचाव नहीं होगा कि विशिष्ट हिंसक कृत्य में मैं शामिल नहीं था। हो गया क्लियर? अब इसमें आर्थिक और साइबर अपराध भी शामिल है। आर्थिक अपराध देखते हैं, आर्थिक अपराध क्या हो रहे हैं।
संगठित ढांचे का विस्तार। धारा 111 की एक प्रमुख विशेषता आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों का व्यापक समावेश है। दोनों तरह के अपराध आ रहे हैं इसमें, आर्थिक अपराध और साइबर अपराध। आईपीसी के पुराने ढांचे में वित्तीय धोखाधड़ी को अक्सर व्यक्तिगत पर्सनल धोखाधड़ी, चीटिंग के रूप में देखा जाता था। पहले जो धोखाधड़ी अपन आईपीसी में पढ़ते थे वो व्यक्तिगत चीटिंग मानते थे, छल का ऑफेंस मानते थे, क्योंकि वो पर्सनल होती है। और ये तो सामूहिक रूप से धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक समूह के रूप में धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इनने इसको 111 में ले लिया। हाँ, लेकिन बीएनएस यह स्वीकार करता है कि बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले अक्सर संगठित सिंडिकेट द्वारा रचे जाते हैं। तो जो बड़े वित्तीय घोटाले होते हैं ना बड़े पैमाने पर, ये अक्सर कौन करते हैं? संगठित सिंडिकेट द्वारा रचे जाते हैं। हो गया क्लियर? आर्थिक अपराध का विधिक दायरा। स्पष्टीकरण 3 के अनुसार आर्थिक अपराधों में निम्नलिखित को शामिल किया गया। स्पष्टीकरण 3 पढ़ रहे थे ना अपन, तो आर्थिक अपराध में कौन कौन से शामिल हो रहे हैं? विश्वासघात और जालसाजी आएगी इसमें, आपराधिक विश्वासघात और दस्तावेजों की जालसाजी भी शामिल है, जाली मुद्रा और स्टाम्प, भारतीय मुद्रा, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का जालीकरण या तस्करी भी इसमें शामिल है, हवाला और वित्तीय घोटाले, हवाला लेन देन, पोंजी स्कीम्स, पढ़ाऊंगा आगे समझा दूंगा, हवाला लेन देन, पोंजी स्कीम्स और सामूहिक विपणन धोखाधड़ी। सामूहिक विपणन धोखाधड़ी अंग्रेजी से समझ में आ जाएगा मास मार्केटिंग फ्रॉड। ठीक है, बड़े स्तर पर व्यापारिक घोटाला। सबर रखो, समझ आएगा। संस्थागत धोखाधड़ी, ये लोग कौन को, ये देखो ये भी आएगा। संस्थागत धोखाधड़ी में क्या शामिल है? बैंकों या वित्तीय संस्थानों को सामूहिक रूप से धोखा देने वाली योजना। ठीक है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो सकता है इसका, क्योंकि अन्य समरूप शब्दों में बहुत कुछ आ सकता है। अपन तो बेसिक बेसिक बता रहे हैं, जिस तरह के ओपन अपन ने सुनी है, अब जो नए नए लेटेस्ट आ रहे हैं। संस्थागत धोखाधड़ी समझ गए? बैंकों या वित्तीय संस्थानों को सामूहिक रूप से धोखा देने वाली योजना है, वो फर्जी स्कीम ले लेके जाते हैं। ठीक है, कि 4 के 5 कर देंगे, 5 के 25 कर देंगे। चिट फंड वाले जो आते हैं, और भी फर्जी स्कीमें आती हैं बाजार में, कि ये सब इसी में चलता है, पूरी गैंग रहती है इन लोगों की। साइबर अपराध और इसकी गंभीरता। धारा 111 में गंभीर परिणामों वाले साइबर अपराध को संगठित अपराध माना गया है। इसमें रैनसमवेयर हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डेटा की चोरी करना और सिंडिकेट द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी भी शामिल है। डेटा बेटा चोरी करना, सब आ जाएगा इसमें। एक पुराना केस था विजय सिंह बनाम भारत संघ एआईआर 2023 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में साइबर सिंडिकेट पारंपरिक हिंसक गिरोहों की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिए अधिक घातक हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे दंड का श्रेणीबद्ध ढांचा क्या है इस पूरी सेक्शन का। निकाल लो, दंड याद कराऊंगा पूरे पूरे। 111 धारा 111 की उपधारा 2 से 111 की उपधारा 7 तक दंड दिए गए, तो तुम्हें यहीं बैठ के याद कराऊं सारे। कहते हैं ना दंड याद नहीं होते। धारा 111 की उपधारा 2 से धारा 111 की उपधारा 7 तक के दंड याद करा रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। धारा 111 के तहत दंड को अपराध की गंभीरता और परिणाम के आधार पर बहुत ही कठोर बनाया गया। यह न केवल मुख्य अपराधियों को बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को दंडित करने का प्रावधान करती है। तभी तो ये कह रहे हैं कि सदस्य को भी दंडित कर देंगे। अगर इससे कोई अपराध से कोई आगम प्राप्त किए हो, कोई बेनामी संपत्ति प्राप्त की है, तो उसे भी सीज कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ रहे हो। ऐसी टेबल बना लिया करो, मैं बना के लाया हूं। देखो एक तरफ अपन ने क्या लिख दिया, अपराध की श्रेणी, संबंधित धारा, संभावित सजा और अनिवार्य जुर्माना। तो एक साथ ही यहीं तक सारे याद हो जाएंगे। हम नोट्स बनाते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बना रहे, आगे जाके बनाओगे। सब मैं ही कर दूं।
चलो भैया मैं कर दूंगा, सुनते जाओ सबसे पहले स्टार्टिंग से। अपराध की श्रेणी, ठीक है, उसके आगे बात करूंगा मैं संबंधित धारा, फिर बात करूंगा संभावित सजा की, फिर बात करूंगा अनिवार्य जुर्माने की। देखो तुमको याद कराऊंगा हल्के हल्के। यदि अपराध में मृत्यु होती है, ठीक है, तो संबंधित धारा कौन सी लगेगी? 111(2)(a। सजा क्या मिलेगी? मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और जुर्माना कितना होगा? 10 लाख से कम नहीं। तो ऐसे याद कर लिया करो ना वो टुकड़े बना के। संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य अगर कोई ऑफेंस करता है किसके, उसके समूह के उद्देश्यों को पूरा करने में, और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सजा क्या मिलेगी? मृत्युदंड की मिलेगी या आजीवन कारावास की। जुर्माना कितना होगा? 10 लाख से कम नहीं होगा। कौन सी धारा लगेगी? धारा 111(2)(a। हो गया याद? अब चलो अगला याद कराऊं। अब मृत्यु वाली बात तो हो गई, अब दूसरी कंडीशन क्या है? इसके अलावा कोई अन्य घटना घट जाए तो अन्य संगठित अपराध कृत्य, गौरवपति में सारा ही आ गए। अब तो अन्य संगठित आपराधिक कृत्य में क्या मिलेगी? तो देखो 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जुर्माना कितना हो सकता है? 5 लाख से कम नहीं होगा। तो 5 सजा 5 लाख जुर्माना, ऐसे याद हो जाएगा। और ऊपर कहां तक जा सकती है? आजीवन तक। अब कोई मरा नहीं है तो मृत्युदंड तो वैसे भी नहीं मिलना था इसमें। हो गया क्लियर? और धारा कौन सी लगेगी? 111(2)(b। ठीक है, बना लिया करो अपने नोट्स। अब एक दंड और बताया था ने, उकसाना, कोई दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्रयत्न या सुविधा देना। ठीक है, तो सजा कितनी मिलेगी? षड्यंत्र के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, प्रयत्न के लिए 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। ऐसा जुर्माना होगा जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। और धारा कौन सी लगेगी? 111(3). हो गया यार? नहीं, पहले आईपीसी में तो ये प्रोविजन नहीं था। अब भैया एक और बचा है अपना, सिंडिकेट का सदस्य होने के लिए। ठीक है, तो सिंडिकेट का सदस्य होने पर क्या सजा मिलेगी? 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की। जुर्माना कितना होगा? 5 लाख से कम का नहीं होगा। धारा कौन सी लगेगी? 111(4). अब एक और बच रहा है, वो संशय वाली बात, अपराधी को शरण देना या छुपाना। तो सजा कितनी है? 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, और जुर्माना 5 लाख से कम का नहीं होगा। और धारा कौन सी लगेगी? 111(5). हो जाएंगी याद? सरल से दंड है। ठीक है, केवल आप तो जी देख लो कि इसमें एक जगह क्या बोला है इनने। देखो अभी तक है ना, अगर सामने वाले की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड है, 10 लाख जुर्माना है। बाकी में 5 साल है और 5 लाख से कम नहीं है। और अपराधी को शरण देना या छुपाना संशय वाली कंडीशन है, तो 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की है। जुर्माना वही 5 लाख से कम की नहीं है। अब एक कंडीशन और है अभी तो, अपराध की आय। अपराध की आय यानी आपने अपराध से आय प्राप्त की है, प्रोसीड्स प्राप्त की है और आपने रख रखी है अपने पास, तो 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। 2 लाख से कम का नहीं होगा जुर्माना, 111(6) लगेगी। अब सिंडिकेट की बेहिसाब संपत्ति वाला मामला है, आप हिसाब नहीं दे पा रहे सिंडिकेट से, आपने जो बेहिसाब संपत्ति प्राप्त की है उसके लिए, तो सजा है 3 साल से लेकर 10 साल तक की, और जुर्माना 1 लाख से कम का नहीं होगा, और धारा लगेगी 111(7). हो गया याद? अपनी टेबल बना लेना ऐसी जैसे मैंने बनाई है। हो गए, सारे दंड कवर कर दिए। ठीक है, अब विशेष दंडात्मक प्रावधानों का विश्लेषण कर लें अपन एक बार। अपन ने दंड तो पढ़ लिया, ढांचा पढ़ लिया, कौन से में क्या दंड होता है ये समझ में आ गई। धारा 111 की उपधारा 5 111(5) में एक महत्वपूर्ण अपवाद दिया गया है। यदि शरण देने वाला व्यक्ति अपराधी का पति या पत्नी है तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। यह भारतीय सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करने वाला एक विधिक प्रावधान है।
धारा 111(6) और धारा 111(7) ये दोनों काय के लिए बनी है? आर्थिक अपराधों की बात कर रहे हैं। अरे कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, ये तो कह रही है जैसे पति सिंडिकेट का सदस्य है और वो अपराध करके आया तो घर ही तो आएगा अपने, कहाँ सोएगा भैया वो। हाँ तो उसको हाँ तो दे देना, कोई ना मना भी ना करिए। नहीं नहीं, उसको नहीं मिले। चलो आगे पढ़ो, अब ज्यादा घूम रहा है तुम। धारा 111(6) और धारा 111(7) आर्थिक फाइनेंशियल स्ट्राइक के सिद्धांतों पर आधारित है। तो धारा 111(6) और 111(7) में जो दंड दिया गया है वो अपराधी को फाइनेंशियल रूप से तोड़ने के लिए दिया गया, कमजोर करने के लिए। यह धारा उस व्यक्ति को भी दंडित करती है जो सिंडिकेट की संपत्ति को अपने नाम पर रखता है। ठीक है, उसने क्या किया, भला ही वो उसका सदस्य ना हो, लेकिन उसकी सिंडिकेट की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर उसने रख रखा है, या जिसे वह संतोषजनक रूप से समझा नहीं सकता कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई। यह पैसे के पीछे जाओ, फॉलो द मनी की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? फॉलो द मनी, कहां कहां पैसा लगाया पहुंचते जाओगे, जिससे सिंडिकेट के वित्तीय आधार को ध्वस्त किया जा सके। अब बताओ कहां दिक्कत आ रही है इसमें? अब कुछ बचा है समझने समझाने लायक कि अभी भी कठिन लग रही है? चलो बोल बोल के बताओ। सिंडिकेट, संगठित अपराध सिंडिकेट में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पिछले 10 साल में इनके खिलाफ कितनी चार्जशीट पुटअप होना चाहिए कोर्ट में? 2। और अपराध कैसा होना चाहिए? जिसमें 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो और अपराध संज्ञेय हो। ये सिंडिकेट से, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की मेन आधारशिला ये है, तब इनको माना जाएगा ये निरंतर सतत विधिबद्ध क्रियाकलाप में सक्रिय रहे। इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अपराध कोई भी कर सकते हैं, व्यपहरण है, अपहरण है, डकैती है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण है, कोई वित्तीय घोटाला है, कोई बैंक की स्कीम ले लेके आ गए ये फर्जी, ये इनका उद्देश्य होता है। अगर ये संगठित अपराध के सदस्य हैं और ये कोई है ना संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितनी सजा मिलनी चाहिए इन्हें? मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और जुर्माना कितना होना चाहिए? 10 लाख से कम का नहीं होगा। अब मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपराध घटित हो जाए इनसे, तब इनको कितनी सजा मिलनी चाहिए? 5 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए दायी होंगे जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। ठीक है, अब और आ जाओ तुम, और रटाऊंगा ब्याज। देखो तुमसे याद कराऊंगा बोल बोल के, पूरे पनिशमेंट बोलना एक एक करके। अब संगठित अपराध में किसी व्यक्ति ने एक षड्यंत्र में भाग लिया है, प्रयत्न में भाग लिया है, या दुष्प्रेरण का मूल्य में, तो कितनी सजा मिलेगी? 5 से कम की नहीं होगी, आजीवन तक हो सकेगी, 5 लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण दंड है, अच्छे से याद कर लेना, सिंडिकेट के सदस्य होने के लिए कितनी सजा? 5 साल से कम की नहीं होगी, वही आजीवन तक की हो सकेगी, और जुर्माना 5 लाख से कम का नहीं होगा। धारा 111 की उपधारा 4। और किसी ने सिंडिकेट के सदस्य द्वारा क्या किया है, उसने कोई बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली या अपराध के माध्यम से कोई उसने आय प्राप्त की है, तब कितनी सजा हो जाएगी? 3 से कम की नहीं होगी, आजीवन तक हो सकेगी, 2 लाख से कम का नहीं होगा। हो गया याद अच्छे से? और इसमें कुछ नहीं याद करने के लिए। तीन तो एक तरीके की है, ठीक है, बाकी के 3 पढ़ लेना। और देखो मैं कह रहा हूं, अगर उसने दंड पूछ भी लिया एग्जाम में, तो या तो पहले ही वाला पूछेगा यदि अपराध में मृत्यु होती है, ये अगर चूक गया तो पूछेगा अन्य संगठित अपराध करते मृत्यु के अलावा वाली कंडीशन में, या वो पूछेगा तो आपसे सीधा पूछ लेगा सदस्य होने के लिए, क्योंकि सदस्य महत्वपूर्ण वर्ड है इसमें। तो 3 पनिशमेंट देख लें, और तीनों एक जैसे ही तो है, बाकी के 2 तो
चलो अब निकालो 112। आज इसको पूरा प्रॉपर खत्म करके चलेंगे। 112 संगठित अपराध। अभी बात कर रहे थे सिंडिकेट की, गिरोह की, समूह की, ठीक है जो। और 111 में कौन से आते हैं? गंभीर और बड़े अपराध। ये दूसरे वाले कौन से हैं? छोटे अपराध। इनको अपन क्या कहेंगे? पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और वो बड़े वाले थे 111 वाले, बड़े वाले थे इसलिए उन्होंने क्या कही थी? 10 साल में 2 चार्जशीट, 3 साल या उससे ज्यादा के ऑफेंस और निरंतर सतत विधि विरुद्ध क्रिया कलाप। अब 112 देखो, छोटे संगठित अपराध। उपधारा 1 देखो, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, कंडीशन यहां भी वही है, जो कोई समूह या टोली का सदस्य हो, ठीक है। और वहां सीधा क्या लिखा था? संगठित अपराध सिंडिकेट, संगठित अपराध करने वाली गैंग का सदस्य, वो आएगा 111 में। यहां बात नहीं, यहां क्या कह रहे हैं? जो कोई समूह या टोली का सदस्य होती हुई। अब ये कह रहे हैं कि या तो किसी समूह का है या टोली का मेंबर है। दोनों को अंतर समझ रहे हो ना? वहां से क्या लिखा था? संगठित अपराध सिंडिकेट, यानी संगठित अपराध घटित करने वाले गैंग का सदस्य था वहां, ग्रोह का। तो जो कोई समूह या टोली का सदस्य होती हो, चाहे ऐसा समूह है चाहे ऐसी टोली हो, ठीक है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से अन्य लोगों के साथ। कौन से अपराध कर रहे हैं देखना, ये छोटे होंगे उससे अपराध। चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के आपराधिकृत रूप से विक्रय। वो रेलवे स्टेशन पर नहीं बेचते थे ब्लैक टिकट, टॉकीज के ब्लैक टिकट। आपराधिकृत शर्तें लगाना, जुआ खेलना, या लोग परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय, एग्जाम के पेपर चोरी करते हैं, या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य। इनके अलावा और भी अपराध हो सकते हैं इसी तरह के। तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। हो गया क्लियर? तो ये किसी ऐसे समूह या टोली के सदस्य, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? अकेले या टोली के रूप में या समूह के रूप में, या तो चोरी का अपराध कर रहे हैं, या झपटमारी कर रहे हैं, या छल कर रहे हैं, या टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, या जुआ खेल रहे हैं, या लोग परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय करते हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे अपराध करते हैं, ठीक है। ये समझने में, मान लो गली और नुक्कड़ के जो होते हैं ना अपराधी, वो वाले हैं, वो बड़े वाले थे जो पहले पढ़े थे। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए चोरी में क्या क्या आएगा? चालाकी से चोरी, यान, निवास गृह या कारोबार परिसर में या कार्गो से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्किमिंग करना, शॉप लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी, और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी। एटीएम होता है स्वचालित, ठीक है, एटीएम में चोरी वोरी करते हैं। जहाज, और बता दूंगा आगे क्या होता है प्रॉपर अभी। 112 की उपधारा 2, जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 1 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 साल तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो भैया ये देख लेना, 111 कहां लगनी है, 112 कहां लगनी है। 111 के लिए वही 10 साल, 2 चार्जशीट, 3 साल से ज्यादा का ऑफेंस। यहां ऐसा कुछ नहीं बोला, और यहां तो ये भी नहीं बोला निरंतर सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। कहां बोला? यहां बोला है क्या? ठीक है, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, कंटिन्यू ऑफेंस की बात नहीं कर रहा है। पहले ऑफेंस में भी आ जाओगे। केवल क्या है? कोई छोटा मोटा समूह है, कोई छोटी मोटी टोली है, और छोटे मोटे अपराध करती रहती, ठीक है। और जो पीछे पड़ा था वहां संगठित अपराध का ग्रोह था, सिंडिकेट था वो। ये तो कोई छोटे मोटे समूह है, कोई छोटी मोटी टोली है, बस इसमें संगठित का इसलिए लगा दिया क्योंकि या तो ये अकेले कर रहे हो या समूह के साथ कर रहे हो। अपराध वही कर रहे हैं, चोरी है, झपटमारी है, कोई का बगीचा खोला डाला है, कारोबार परिसर में से उठा लाया जो सामान, ठीक है, पेपर वेपर की जुगाड़ कर रहा है, पेपर बेच रहे हैं, तो वो वाले अपराध है। तो 112 में जो अपराध होता है वो संज्ञेय होता है, अजमानती होता है, राजीनामा नहीं होता, और प्रथम वर्ग में स्टेट द्वारा। अब जरा इसकी पूरी रामायण सुन लो।
दिवाली जो नोट्स में तैयार करवाए उससे दृष्टि आयुष की जो कोचिंग चलती है इसकी जुडिशियल एकेडमी भी है, तो उनसे मैटर ले लिया था मैंने तुम लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। देखो भारतीय दंड विधान के इतिहास में 1 जुलाई 2024 का दिन तुम्हें याद करा दूं, 1 जुलाई 2024 को लागू दिनांक है इसकी, किसकी? बीएनएस की। ये दिन एक युगांतकारी परिवर्तन का साक्षी बना जब औपनिवेशिक काल के भीतर के भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 को लागू किया गया। इस विधायी परिवर्तन का मूल दर्शन दंड से न्याय की ओर अग्रसर था, जहां नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और समकालीन सामाजिक चुनौतियों का समाधान प्राथमिकता है। इस नई संहिता के अंतर्गत संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अवधारणा को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित किया गया, जिसे मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। धारा 111 के तहत आते हैं गंभीर संगठित अपराध, सिंडिकेट अपराध, सिंडिकेट, और धारा 112 के तहत आते हैं छोटा संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। धारा 112 का समावेश उन स्ट्रीट क्राइम्स, गलियों के अपराध या सड़क पर होने वाले अपराधों को लक्षित करता है जो अकेले किए जाने पर सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु जब वे एक ग्रोह या समूह द्वारा सुनियोजित तरीके से किए जाते हैं तो वे समाज में असुरक्षा की एक व्यापक और गहरी भावना उत्पन्न करते हैं। यह विश्लेषण धारा 112 के कानूनी अर्थ, इसके तत्वों, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और सामाजिक कानूनी निहितार्थों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। धारा 112 की विधायी पृष्ठभूमि देखें और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस धारा को जोड़ा जाए। इंटरव्यू में पूछ लेंगे ऐसी क्वेश्चन कि बताओ धारा 112 क्यों लानी पड़ी, क्या थी विधायिका की पृष्ठभूमि, क्या आवश्यकता पड़ रही थी इसकी। तो पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता आईपीसी में संगठित अपराध के लिए कोई विशिष्ट और एकीकृत प्रावधान नहीं था। चोरी, छीना झपटी या धोखाधड़ी जैसे अपराधों को व्यक्तिगत कृत्य माना जाता था, ये पर्सनल ऑफेंस होते थे, और गिरोहों की संलिप्तता होने पर भी उन पर सामान्य धाराओं के तहत ही मुकदमा चलाना पड़ता था। यद्यपि कुछ राज्यों में मकोका जैसे विशेष कानून विद्यमान थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर छोटे स्तर के संगठित अपराधों से निपटने के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचे का अभाव था। धारा 112 इस विधायी रिक्तता को भरती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन गिरोहों पर नकेल कसना है जो चोरी, जेब कतरी और परीक्षा पत्र लीक करने जैसे कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। आगे यहां तक इसकी कानूनी परिभाषा देखते हैं और इसका आधिकारिक पाठ पढ़ेंगे अपन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(1) के अनुसार जो कोई किसी समूह या टोली, ग्रुप अथवा गैंग का सदस्य होते हुए या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी को बोलते हैं स्नैचिंग, छल, चीटिंग, टिकटों का अपराधिकृत रूप से विक्रय, अपराधिकृत सट्टेबाजी, जुआ खेलना, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विक्रय करना या कोई अन्य समरूप आपराधिक कृत्य कारित करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है, यह कहा जाता है। आगे समझ में। इस परिभाषा में समूह या टोली शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से तो उठ रही है। यहां बात क्या कर रहे हैं, किसी समूह या टोली की। यह इंगित करता है कि अपराध का स्वरूप व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनली अपराध नहीं कर रहे, ये समूह या टोली के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, या समूह या टोली के आपस में परामर्श के बाद काम कर रहे हैं। तो अपराध का स्वरूप व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है, बल्कि संगठनात्मक होना चाहिए। ठीक है, एक संगठन के लिए काम करने वाले। इसके अतिरिक्त धारा के साथ संलग्न स्पष्टीकरण चोरी के दायरे को बढ़ाता है, विस्तारित करता है, ताकि इसमें आधुनिक और प्रपंचपूर्ण अपराधों को भी शामिल किया जा सके। अब इसमें चोरी में एक स्पष्टीकरण दिया था, उसको समझो। धारा 112 के अंतर्गत कृत्य की श्रेणी चोरी, थेफ्ट। थेफ्ट में क्या क्या शामिल है, प्रपंचपूर्ण चोरी, ट्रिक थेफ्ट बोलते हैं इसको, चालाकी से चोरी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रपंचपूर्ण चोरी या ट्रिक थेफ्ट। वाहनों से चोरी, कर ले जाते हैं अपन, गाड़ी रख दें साइड से कहीं तो बैग चुरा ले गए, लॉक खुला छूट गया,
आवास गृहों में ये चोरी करते हैं ये लोग, व्यवसायिक परिसर से चोरी करते हैं, कार्गो चोरी, जेब कतरी, कार्ड स्मैकिंग, शॉप लिफ्टिंग, एटीएम चोरी। अब छीना झपटी आया इसमें एक वर्ड और, तो छीना झपटी स्नैचिंग में क्या आएगा? मोबाइल स्नैचिंग, वो मोबाइल चुरा के भाग जाते हैं। चेन स्नैचिंग, और सार्वजनिक स्थानों पर की जाने वाली जबरन चोरी। ठीक है, ये भी शामिल है इसमें। लूट नहीं आएगी। ठीक है, धारा 112 के अंतर्गत कृत्य की श्रेणी, विशिष्ट अपराधों का समावेश। धोखाधड़ी और छल, चीटिंग में क्या क्या आएगा? ये धोखाधड़ी और छल कर कहां रहे हैं? सार्वजनिक परिवहन में धोखाधड़ी। ठीक है, प्रलोभन देकर चोरी करना, लालच देकर नहीं है जाते कि मैं ये आपकी है ना सोने को है ना साफ कर देता हूं, इसमें गंदगी जम रही है निकाल देता हूं, पता पड़ा कि पीतल लग गए और तुम्हारा सोना ले गए। तो ये धोखाधड़ी और छल किन स्थानों पर करते हैं? सार्वजनिक परिवहन में, सार्वजनिक बसें हैं, रेल हैं, ट्रेन है, ये सब कई चीजें हो सकती हैं। अवैध व्यापार और सट्टेबाजी एक वर्ड आया है इसमें। अवैध व्यापार और सट्टेबाजी में क्या क्या शामिल है? टिकटों की कालाबाजारी, टिकट स्कैल्पिंग, अनाधिकृत जुआ, सट्टेबाजी। परीक्षा संबंधी अपराध में क्या क्या आएगा? सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विक्रय या उसको लीक करना। हो गया क्लियर? अब धारा 112 के आवश्यक तत्वों का गहन विश्लेषण देखेंगे अपना। धारा 112 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अभियोजन पक्ष को, प्रोसिक्यूशन को कृत्य की केवल भौतिक उपस्थिति ही नहीं बल्कि उसकी संगठन प्रगति को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ये एक संगठन के रूप में काम करते हैं। इतना कह देना पर्याप्त नहीं है कि इसने ये ऑफेंस किए हैं, ऐसी एविडेंस प्रोसिक्यूशन को कलेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं करे तो डिफेंस में फायदा ले लेना इसका जाके। ठीक है, नहीं मैं अब तुमको जो पढ़ा रहा हूं ना प्रैक्टिकली भी ले जा रहा हूँ चीजों को, जिससे तुमको प्रैक्टिस में चीजें काम आए, केवल एकेडमिक ही नहीं, दोनों शामिल करके पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे? अरे जुआ, जुआ एक आधा जुआ वो क्या कर रहे हैं, एक संगठन के रूप में खेलते हैं। बट वो एक काम करते हैं, आज जानजू जुआ खेल गए गुना में, गुना के आदमियों को लूट ले गए, फिर वे चले गए आज आरोन में खेलने के लिए, वहां जुआ खेलना है, तो वो टीम बना के बैठ जाते हैं, 4-5 लोग, नए तो लोग आते हो, तुम लोग उनके साथ बैठ जाते हो, तुम्हें लूट पीट करके निकल जाते हैं। वो ऐसा एक संगठन है, वो पर्टिकुलर व्यवसायिक रूप से जुआ खेलने का ही काम करता है। हो गया क्लियर? समूह या टोली की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ अ गैंग और ग्रुप, इसको समझ लो अच्छे से, सुन लो, बातें मत करो, नहीं ये कोई मतलब की नहीं है पढ़ानी। समूह या टोली की सदस्यता, धारा 112 की आधारशिला यह है कि अभियुक्त किसी समूह या टोली का हिस्सा होना चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए पहली, समूह या टोली का सदस्य। यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि संहिता में समूह या टोली को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। इनने स्पष्टीकरण दिया है क्या समूह या टोली क्या होती है? नहीं दिया, लेकिन सामान्य कानूनी समझ के अनुसार इसका अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो आपराधिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया, आपराधिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया। जिसको धारा 111 जो है वह गंभीर संगठित अपराध के विपरीत, जहां एक संगठित अपराध सिंडिकेट की आवश्यकता होती है धारा 112 में, और अभियुक्त के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 चार्जशीट होना अनिवार्य है 111 के लिए। धारा 112 में ऐसी कोई पूर्ववर्ती शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि एक नया बना गिरोह भी इसके दायरे में आ सकता है। वहां तो वे हिस्ट्री शीटर हैं, पिछले 10 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 2 चार्जशीट पुटअप हो चुकी है 3 सालों से ज्यादा की। इसमें तो नया गैंग भी आ सकता है, नया गिरोह भी आ सकता है 112 के लिए। अब और पढ़ते जाओ, सब पूरे एलिमेंट तोड़ तोड़ के लाया हूं सारी चीजें। अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करना, सिंगली और ज्वाइंटली।
कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गिरोह का सदस्य होने के नाते यदि कोई व्यक्ति अकेला भी अपराध करता है तो भी वह धारा 112 के तहत उत्तरदायी हो सकता है, बशर्ते वह कृत्य गिरोह के नेटवर्क या रसद सहायता लॉजिस्टिक सपोर्ट का हिस्सा हो। ठीक है, गिरोह के नेटवर्क या रसद सहायता का हिस्सा हो, नेटवर्क में काम कर रहा है गिरोह के। उदाहरण के लिए और एग्जांपल से समझ लो, यदि 5 लोगों का एक गिरोह मोबाइल चोरी करता है, ठीक है, जहां एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, दूसरा उस मोबाइल को ठिकाने लगाता है और तीसरा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है किसी प्रकार की, तो वे सभी सदस्य चाहे वे कृत्य के समय अकेले हो या साथ में छोटे संगठित अपराध के अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा हिस्सा वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपराध को घटित होने में। जैसे एक दुकान के बाहर खड़ा हो गया, ठीक है, वो देख रहा है कि पुलिस पुलिस तो नहीं आ रही, दूसरा मोबाइल की दुकान के अंदर गया, तीसरे 2 बगल में आके खड़े हो गए बाकी, ठीक है, चौथे ने उसको दुकानदार को बातों में ले लिया कि भैया जरा वो फलाना मोबाइल उठाना, तब तक ये वाला मोबाइल इसको दिया, ये बात दोनों वहां से भगे नहीं है, उसने उसको दिया, उसने बाहर वाले को दिया, निकल गया। अब दुकानदार कहता है मोबाइल कहाँ गया, साहब हम तो सामने खड़े। ठीक है, इस तरह काम करते हैं। हो गया क्लियर? अब नागरिकों में असुरक्षा की सामान्य भावना। धारा 112 बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था ये समझ लो। धारा 112 का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत क्षति की भरपाई करना नहीं है, किसी की पर्सनल क्षति की भरपाई करने के लिए नहीं बनी ये धारा, बल्कि उस असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को संबोधित करना है जो ऐसे बार बार होने वाले अपराधों से पैदा होती है। एक बार के लिए नहीं, अब पूरा समाज प्रभावित होता है कि बार बार ऐसे ऑफेंस कंटिन्यू होते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो समाज में क्या हो जाता है, असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाती है। जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में जेब कतरी या वाहन चोरी की घटनाएं गिरोहबद्ध तरीके से होने लगती हैं, होती है। आज जहां से मोटरसाइकिल चोरी हो गई कैंट से, पता पड़ा फिर बुल्लनपुरा से हो गई, फिर अपना पता पड़ा भगत सिंह जो हो गई, तो आदमी घबराने लगे भैया को ना के कि मोटरसाइकिल चोरी बहुत हो रही है, कोई गिरोह आ गया यहाँ पे, इस तरह के काम। तो जनता का सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों से विश्वास उठने लगता है। संहिता इस सामाजिक प्रभाव को एक दंडात्मक आधार मानती है। विस्तृत अपराध श्रेणियां और उनकी व्याख्या। संहिता में दिए गए स्पष्टीकरण के माध्यम से चोरी और अन्य अपराधों को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है वह समकालीन आपराधिक प्रवृत्तियों की गहरी समझ को दर्शाता है कि नए नए तरह की चोरियां आती जा रही हैं, पहले नहीं होती थी इस तरह की। अब चोरी के कितने तरीके हैं तुम देखो, प्रपंचपूर्ण चोरी, ट्रिक थेफ्ट, और एक शॉप लिफ्टिंग, ये वर्ड आया ना इसमें, इसको समझ लेते हैं अपन। प्रपंचपूर्ण चोरी, ट्रिक थेफ्ट क्या होती है, यानी चालाकी से चोरी, और शॉप लिफ्टिंग जो वर्ड आया है इसका मतलब समझते हैं। प्रपंचपूर्ण चोरी यानी ट्रिक थेफ्ट में अपराधी बल प्रयोग करने के बजाय धोखाधड़ी या ध्यान भटकाने वाली युक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, बल प्रयोग नहीं हो रहा इसमें, धोखाधड़ी कर रहे हैं या सामने वाले का ध्यान भटका के चोरी कर रहे हैं ट्रिक से। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को यह कहना कि उसके कपड़ों पर कुछ गंदगी लगी है और जब वह उसे साफ करने में व्यस्त हो जाए तब उसका सामान लेकर चंपत हो जाता है। समझ गए? वहीं शॉप लिफ्टिंग क्या होती है ये समझ लो। वहीं शॉप लिफ्टिंग को अब एक संगठित अपराध के रूप में देखा जा रहा है जहां गिरोह के सदस्य मॉल या दुकानों से योजनाबद्ध तरीके से सामान चुराते हैं। इसमें अक्सर एक सदस्य दुकानदार का ध्यान बांटता है और दूसरा चोरी करता है। हो गया क्लियर? अब ये कार्ड स्किमिंग और तकनीकी चोरी आए थे, कार्ड स्किमिंग पूछ रहा था कोई, तो कार्ड स्किमिंग और तकनीकी चोरी को समझते हैं अपन। अब डिजिटल इंडिया के युग में कार्ड स्किमिंग को धारा 112 में शामिल करना एक प्रगतिशील कदम है। इसमें एटीएम मशीनों या पीओएस टर्मिनलों पर अवैध उपकरण लगाकर ग्राहकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड का डेटा चुराया जाता। टर्मिनल में लगा लेते हैं ये लोग और डेबिट क्रेडिट कार्ड अपन जैसे यूज करते हैं
तो पूरा डाटा पहुंच जाता है उनके पास। चूंकि यह कार्य अक्सर एक तकनीकी नेटवर्क और डेटा बेचने वाले गिरोहों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया। हो गया क्लियर? अब एक वर्ड और आया था, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय। हाल के वर्षों में भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाला है। धारा 112 विशेष रूप से इस अपराध को लक्षित करती है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कोचिंग सेंटरों तक का एक पूरा नेटवर्क शामिल होता है। इसे छोटा संगठित अपराध केवल इसके दंड के स्तर को गंभीर संगठित अपराध धारा 111 से अलग करने के लिए, अन्यथा इसका सार्वजनिक प्रभाव तो अत्यंत व्यापक ही होता है। ठीक है, उतना ही पड़ता है प्रभाव तो। अब अपराध के प्रभाव प्रकार पढ़ेंगे, कानूनी निहितार्थ देखेंगे और इसके इफेक्ट देखेंगे। टिकटों की कालाबाजारी, ये कहाँ होती है? मनोरंजन या परिवहन टिकटों का अनाधिकृत विक्रय करना सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है और वैध उपभोक्ताओं को आर्थिक हानि पहुंचाता है। कार्गो चोरी, ट्रकों, मालवाहक वाहनों से माल की चोरी करना, जैसे मालगाड़ी या ट्रेन, उससे चोरी करना, ट्रकों से माल की चोरी करना, जो अक्सर अंतरराज्यीय गिरोह द्वारा किया जाता है। आर्थिक स्थिरता को यह भी क्या करता है? प्रभावित करता है। जेब कतरी, सार्वजनिक परिवहन में, ट्रेनों में, बसों में संगठित होकर ये लोग क्या करते हैं? जेब कतरी गिरोहों का संचालन, जो नागरिकों के दैनिक जीवन में वह पैदा करता है। अपन स्टेशन पर टिकट लेने खड़े हैं, पीछे से 2 4 लग जाएंगे, एक आगे लग जाएगा और तुम्हारा पॉकेट मार के ले जाएंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूं तुलनात्मक विश्लेषण धारा 112 और 111 का। देखो, अब तुमने अगली धारा पढ़ ली तो अब पुरानी भूलने लगे होगे, अब यार रट्टा हो जाएगा, तो उसकी तैयारी करके भी लाया हूं कि अब मैं दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करूंगा। ये इतना डीपली ले जाके तुमको कोई बताएगा भी नहीं। चलो सुनो, टेबल बना लो, बना लेना घर जाके। एक तरफ लिखना विशेषता, उसके बीच में लिखना धारा 111 संगठित अपराध, उसके बाद लिखना धारा 112 छोटे संगठित अपराध। अब विशेषताओं के आधार पर अंतर बताते जाऊंगा मैं दोनों में। विशेषताओं में सबसे पहले अपन देखेंगे अपराध की गंभीरता के आधार पर। धारा 111 संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध में अंतर, कि अपराध की गंभीरता के हिसाब से कौन कौन से अपराध आएंगे 111 में। लिख लो हल्के हल कागज पे, नहीं इतना याद कर करके भूल जाओगे। और 112 में कौन कौन से आएंगे अपराध? देखो 111 में आएगा अपहरण, बड़े बड़े अपराध आएंगे। 111 में कौन सा आता है? अपहरण, डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अनुबंध हत्या, मानव तस्करी और आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध में बहुत सारे आ जाएंगे, हवाला फवाला सब आ जाएंगे। ये कैटेगरी हो गई गंभीर की तरीके से। छोटा छोटा एग्जांपल बना के लाया हूं, बाकी आप बना लेना। तो 111 में याद हो गया कौन कौन से आएंगे? विपरण, अपहरण, डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मानव तस्करी, आर्थिक अपराध जैसे कि हवाला। अब छोटे संगठित अपराध में कौन कौन से आएंगे? अपराध की गंभीरता की दृष्टि से चोरी करना, छीना झपटी, स्नैचिंग, सट्टेबाजी, परीक्षा पेपर लीक करना या टिकटों की कालाबाजारी। हो जाएंगे याद। अब आवश्यक शर्तें देख लो, आवश्यक शर्त के हिसाब से अंतर बता रहा हूं 111 और 112 में। एसेंशियल कंडीशन, 111 के लिए क्या होना चाहिए? पिछले 10 साल में 2 या अधिक चार्जशीट और न्यायालय द्वारा उन पर संज्ञान। और 112 के लिए क्या चाहिए? पूर्व रिकॉर्ड मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। पूर्व रिकॉर्ड या विशिष्ट चार्जशीट इतिहास की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो 112 नहीं लगेगी। विशिष्ट चार्जशीट की भी आवश्यकता नहीं है कि 10 साल में 2 चाहिए कि 1 चाहिए, वो तो उसके लिए चाहिए 111 के लिए। नहीं तो तुम मुझसे कहने लगो भैया कि तो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ये नहीं लगेगी। ठीक है, अभी किसी को पल्ले नहीं पड़ रही ये धाराएं, किसी को भी, कोई ने पढ़ी नहीं है ढंग से, ना उनको समझ में आई। ठीक है, वो तो हो रहे हैं ऐसे ही, कोई देखा ही नहीं ढंग से। दंड की सीमा, दंड के हिसाब से अंतर देख लो दोनों में। धारा 111 में क्या दंड होता है और 112 में क्या होता है?
मृत्युदंड की सजा 111 में आजीवन कारावास की सजा है, और यदि मृत्यु हो जाती है और न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा। हो गया याद। अब 112 में क्या दंड है ये भी याद करो हल्के। न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 7 साल और जुर्माना। हो गया याद। न्यूनतम कितना है 112 में? अरे 1 साल, अधिकतम 7 साल। जुर्माना डिफाइन किया नहीं है तो और जुर्माना कुछ भी हो जाए। हो गया याद। और अंतर देखो एक और 111 और 112 में एक और अंतर बता रहा हूं, संगठनात्मक संरचना। ठीक है, संगठनात्मक रूप से क्या क्या अंतर होता है दोनों की संरचना में। 111 में क्या होता है? संगठित अपराध सिंडिकेट, वर्ड लिखा है वहां, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, तब लगेगी 111। और 112 में आना चाहिए समूह या टोली, ग्रुप अथवा गैंग। हो गया याद। कैसे याद नहीं हुआ मैं तो देखूं। हो रहा है याद। घर का कोई काम नहीं है, अपन तो सब देंगे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो धारा 112 का लचीलापन पुलिस को उन नए गिरोहों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका कैसा होना चाहिए? संगठित, समूह या टोली के रूप में। भले ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी वो कैसे काम कर रहे हैं? संगठित होकर, संगठन के साथ। यह धारा 111 की तुलना में पुलिस के लिए एक अधिक सुलभ और त्वरित प्रभावी उपकरण है, क्योंकि 111 तो उन्हें जल्दी समझ में आनी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? 112 लगा रहे हैं। हो गया क्लियर। चलो और देखो, दंड का ढांचा और न्यायिक वर्गीकरण कराऊं तुम्हें। धारा 112 की उपधारा 2 के तहत सजा का प्रावधान स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को जो छोटा संगठित अपराध करने का दोषी पाया जाता है उसे न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। हो गया याद। अपराध कैसा है? संज्ञेय है और अजमानती है, जमानत नहीं होगी 112 में। धारा 112 के तहत अपराधों को संज्ञेय कॉग्निजेबल वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसके अलावा यह अपराध कैसा है? अजमानती है, जिसका अर्थ है कि जमानत अभियुक्त का अधिकार नहीं है, केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। किसके यहाँ चलेगी ट्रायल? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ 112 की। चलो बस आज की क्लास अपन यही ऑफ करते हैं। अब सोमवार को अपन पढ़ेंगे, मिस मत करना, आतंकवादी कृत्य।